हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो भारत सरकार के द्वारा जो अंडमान निकोबार में एक महा प्रोजेक्ट को पूरा करने की योजना है उस पर है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो महा प्रोजेक्ट जो 81,000 करोड़ रुपया खर्च करके महापरियोजना शुरू होने जा रही है, उस पर है ये वीडियो। उसमें हम देखेंगे कि ये देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए कितना ज़रूरी है और पर्यावरण के लिए ये कितना विनाशकारी है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि क्या बिना पर्यावरण को नुकसान किया ये पूरा किए हुए प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता। अगर हम दुनिया भर का आकलन करें तो हम देख सकते हैं कि जैसे जापान की बात करें तो वहाँ 3,000 से ज़्यादा द्वीप है और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे 70% अपने वन को जापानियों ने सुरक्षित रखा है। और हम कह रहे हैं कि यहाँ 10 लाख से 20 लाख तक वृक्ष को हम काटेंगे अंडमान निकोबार जो महापरियोजना है उसमें। तो इसकी पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि क्या सचमुच में इतने पेड़ों को काटना ज़रूरी है। अगर हम सामरिक मजबूरी के अकाट्य तथ्य को पेश करें तो ये होता है चीन की घेराबंदी, मलक्का जलडमरू मध्य पर नज़र, सैन्य बेस की आवश्यकता और आर्थिक आत्मनिर्भरता से शुरू होती है। अगर हम चीन के घेराबंदी की बात करें तो चीन हिंद महासागर में भारत को लगातार घेर रहा है। म्यांमार के कोको द्वीप और श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर उसकी सक्रियता इसका प्रमाण है। मलक्का जलडमरू मध्य पर भी नज़र है। तो विश्व व्यापार का 1/4 और चीन का 80% तेल आयात इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। निकोबार इसके मुहाने पर स्थित है। तो निकोबार भारत का एक प्राकृतिक विमान वाहक पोत है। यहाँ गहरे पानी का बंदरगाह बनाने से भारत के बड़े युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बियाँ तैनात हो सकेंगी। भारत का 75% समुद्री माल वर्तमान में सिंगापुर या कोलंबो बंदरगाहों से होकर आता है। अपना ट्रांसशिपमेंट हब होने से देश को अरबों डॉलर के राजस्व का फायदा होगा। लेकिन अगर हम पर्यावरणीय और मानवीय तबाही की बात को करें तो यहाँ पर हमको वर्षा वनों की भीषण बलि देनी होगी। इस परियोजना के लिए आधिकारिक तौर पर लगभग 7 से 10 लाख पेड़ काटे जाने की उम्मीद है और स्वतंत्र पर्यावरणविद कहते हैं कि यह संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। अब इस वन के काटे जाने का मतलब है कि अमूल्य धरोहरों का नष्ट हो जाना, अमूल्य धरोहरों का नाश हो जाना। ये वन लाखों साल पुराने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। इन्हें दोबारा उगाना या अरावली जैसे मैदानी इलाकों में पेड़ लगाकर इसकी भरपाई करना वैज्ञानिक रूप से असंभव है। यहाँ सोमपेन और निकोबारी जैसे अत्यंत दुर्लभ जनजातियाँ रहती हैं। बाहरी आबादी के आने से उनकी अद्वितीय संस्कृति और जीवन पर सीधा संकट आ जाएगा। यह पूरा क्षेत्र अत्यधिक भूकंप और सुनामी के प्रति संवेदनशील है। कंक्रीट का भारी निर्माण इसके प्राकृतिक संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। इसके बीच काफ़ी विवाद इसी पर्यावरण के बिंदु और एक संस्कृति को नष्ट करने को लेकर के है। हम देख सकते हैं कि कई ऐसी प्रजातियां हैं कछुआ की या कुछ ऐसे जीवों की जो सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक खास तरह की बकरी पाई जाती थी जो खारा पानी पी करके जिंदा रहती थी और वो विलुप्तप्राय थी और अब लुप्त हो चुकी है। उसको भी मार करके खा गया लोग। तो जब बाहरी लोगों का रास्ता इस द्वीप के लिए या किसी ऐसे जगह के लिए खुलता है तो अंजाम होता है अपराध और संस्कृति से छेड़छाड़ और पर्यावरण से संबंधित जो अपराध होते हैं वो। तो फिर चारा क्या है। विवादों के बाद भी सरकार इस पर अडिग है क्योंकि वह राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, ऐसा कहना है सरकार का। लेकिन क्या बिना विनाश के यह संभव है? तो विशेषज्ञों के पास इसके कुछ स्पष्ट विकल्प हैं। केवल सैन्य उपयोग के लिए परियोजना को पूरा किया जाए। सरकार इस परियोजना को केवल नौसेना और वायुसेना के सामरिक बेस तक सीमित रख सकती है। मेगा सिटी, टूरिज्म और व्यावसायिक टाउनशिप की योजनाओं को रद्द कर दिया जाना चाहिए। कम घनत्व वाले क्षेत्रों का चयन करना चाहिए। बंदरगाह का बुनियादी ढांचा इस तरह डिजाइन हो कि जंगलों को कम से कम छुआ जाए।
सड़कों और संपर्क मार्गों के बजाय ज़मीन पर पिलर उठा करके, ज़मीन पर पिलर दे करके और पिलर पर हम उठा सकते हैं सड़क को, या मतलब ऐसे संपर्क मार्ग को विकसित कर सकते हैं पिलर पर उठा करके, ताकि नीचे का जंगल सुरक्षित रह सके। कम से कम आप जापान में तो ऐसा देख ही सकते हैं। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट देश के सामने एक खरी दुविधा है, और ये दुविधा एक क्रूर दुविधा है। एक ऐसे जो सरकार तर्क दे रही है मानो कि देश की अखंडता और संप्रभुता दांव पर है बिना इसके, तो दूसरी तरफ धरती के सबसे प्राचीन फेफड़ों की हत्या का सवाल है। इतिहास गवाह रहा है कि सुरक्षा के अभाव में भूगोल सुरक्षित नहीं रहता, तो सुरक्षा का तर्क दिया जा रहा है, लेकिन प्रकृति के विनाश की कीमत पर मिली सुरक्षा भी खोखली होती है। वहीं अगर हम पूरे दुनिया के केस स्टडी सबको देखें तो हम देख सकते हैं कि सरकार विश्व स्तर पर जो पर्यावरण प्रेमी सरकार है, जो पर्यावरण को महत्व देती है, जैसे हम जापान में देख सकते हैं, वहाँ 3000 द्वीप है और वहाँ पर 70% जो जंगल है उसको सुरक्षित रखा गया है। तो सरकार को कारपोरेट मुनाफे और पर्यटन के लालच को छोड़ करके रक्षा केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि सेना को उसकी रणनीतिक ताकत भी मिल सके और प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को भी पूर्ण विनाश से बचाया जा सके। फिर एक आशंका है सरकारी धन को लूटने की। कई बार ऐसे मेगा प्रोजेक्ट सरकारी धन को लूटने के लिए और कमीशन खोरी के लिए बनाए जाते हैं। तो ये शंका भी निर्मूल करना जरूरी है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जब भी ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो उनमें भ्रष्टाचार, लागत का अचानक बढ़ जाना और जनता के पैसे के दुरुपयोग आम बात है। ग्रेट निकोबार जैसा जो महापरियोजना है, महाप्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें 81,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। लेकिन जब कोई भी प्रोजेक्ट में देरी हो जाती है तो प्रोजेक्ट का आकार बढ़ जाता है और जो धन का जो टर्नओवर है वो भी बढ़ जाता है। जितना का प्रोजेक्ट बनाया गया था उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। जैसे मान लीजिए 81,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और अगर इसमें देरी हो गई प्रोजेक्ट में तो सरकारी धन का लूट भी होगा, वित्तीय अनियमितता का भी अनुमान है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा विशेषज्ञ और केग जैसी संस्थाएं अक्सर इस पर चिंता करती हैं। फिर क्रोनी कैपिटलिज्म का बढ़ावा मिलता है। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में अक्सर यह आरोप लगता है कि टेंडर और ठेके कुछ चुनिंदा बड़े कॉरपोरेट घरानों या उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिए जाते हैं। और जो शुरुआती अनुमान है बजट, इस प्रोजेक्ट का बजट है 81,000 करोड़, लेकिन मतलब हम रेलवे में, हाईवे में या पोर्ट में देखते हैं कि समय पर अगर पूरा नहीं होता है तो बजट काफ़ी बढ़ जाता है। तो जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि इस प्रोजेक्ट का बजट अभी 81,000 करोड़ रखा गया है, लेकिन भविष्य में ये 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो सकता है। तो वाइट एलिफेंट न साबित हो ये। हम देख सकते हैं कि श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह इसका एक अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण है, जहां जो भारी लागत के बाद भी आर्थिक रूप से फ्लॉप रहा और अंततः श्रीलंका को कर्ज के जाल में धकेल दिया। तो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना और इतना बड़ा जो पर्यावरणीय नुकसान है, इसके बीच का समाधान अपनाना चाहिए। बिना जंगल को नुकसान किए हुए, बिना जंगल को क्षतिग्रस्त पहुँचाए हुए इसको ऐसे प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना चाहिए। रक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट होने के कारण इसकी निगरानी सीधे केंद्र सरकार और सैन्य एजेंसियों के अधीन होती है, जिससे हम सामान्य प्रोजेक्ट की तुलना में यहाँ वित्तीय हेरफेर की गुंजाइश कम हो सकती है। तो जनता के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट कम पड़ जाता है, वहाँ एक द्वीप पर 81,000 करोड़ रुपये खर्च करना कहाँ तक सही है, और उसमें भी कि इतना बड़ा जो गंभीर पर्यावरणीय नुकसान को लेकर के। तो आप कमेंट में बताएं कि आपका क्या विचार है।